गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी करंट अफेयर सीरीज स्पॉटलाइट कंटिन्यू कर रहे हैं हम। 5-6 क्लासेस लगभग हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको सही लग रहा होगा, क्लास का फ्लो सही लग रहा होगा। ठीक है, क्लासेस थोड़ी लेंदी हो जाती है कई बार, बट कई बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो है हम साथ साथ कवर करते जा रहे हैं, इस वजह से क्लास की लेंथ बढ़ती है। पर छोटे छोटे जो करंट अफेयर्स हैं उनको साथ में लेते आ ही रहे हैं, तो अपना रिवीजन करते रहिएगा कंटिन्यू। उम्मीद है कि आपने जो एक शुरू में आपको एक मैंने गाइडलाइन दी थी कि अपना एक सेपरेट नोटबुक इसके लिए रखिएगा, वो आप फॉलो कर रहे हैं। पीडीएफ अपनी मिलती है आपको टेलीग्राम चैनल पे, हमारे सृष्टि क्लासेस नोहर। आपको इधर पॉपअप के अंदर इधर दिख रहा होगा हमारा टेलीग्राम चैनल का एड्रेस, वहां से आप ले सकते हैं उन सारी पीडीएफ्स को भी। तो आज टाइम वेस्ट करते नहीं, 12 अक्टूबर का आज का हमारा जो करंट अफेयर जो पिछले 2-3 दिन का है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले न्यूज में है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंटरनेशनल एक ग्रुपिंग है और नाम से स्पष्ट है इंडियन ओशन के अराउंड है। न्यूज में क्यों है पहले तो वो बात करते हैं, क्योंकि रिसेंटली हुआ ये है कि एक न्यूज थी अभी आई हुई कि श्रीलंका जो है वो चेयरमैनशिप लेने वाला है किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो इसकी सबसे बड़ी बॉडी है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन को चलाने वाली सबसे बड़ी जो बॉडी है इसके अंदर ही, उसको बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की चेयरमैनशिप, उसकी अध्यक्षता अगले 2 साल के लिए करने वाला है श्रीलंका। श्रीलंका जो है ये अध्यक्ष बनने वाला है। इससे पहले बांग्लादेश था, और बांग्लादेश इससे पहले था, अभी वर्तमान में बांग्लादेश था। अगले 2 सालों के लिए श्रीलंका आईओआरए का अध्यक्ष रहने वाला है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, हिंदी वाले स्टूडेंट्स अलग से, इंग्लिश वाले यही लाइन को शॉर्ट करके लिख सकते हैं। हिंदी वाले नोट कर लीजिएगा, आईओआरए फुल फॉर्म लिख लेना ऊपर से। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का की अध्यक्षता अगले 2 साल के लिए, अगले 2 साल के लिए कौन करेगा, कौन सा देश करेगा? वो करेगा श्रीलंका। मैप पे दिखाने की जरूरत नहीं है शायद। इंडिया के मैप के आप नीचे एकदम डाउनवर्ड्स आप जाओगे तो एक छोटा सा पोटली के आकार का देश दिखता है, वो श्रीलंका है। इस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में थोड़ी सी और बात हम लोग करेंगे। ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो है फाउंडेड इन 1997, तो लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, नोट करिएगा ये चीज, लिख लीजिए स्थापना कब हुई थी इसकी? 1997, 1997 में स्थापना हुई थी किसकी? आईओआरए, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। सेक्रेटेरिएट, सचिवालय या इसका मुख्यालय कहां पर है? वो है एबने, मॉरिशस में। मॉरिशस के अंदर इसका जो है ये मुख्यालय बना हुआ है। मॉरिशस का है, इंडियन ओशन के अंदर एक आइलैंड कंट्री सा है मॉरिशस। देखिएगा मैप के अंदर आपको दिख जाएगा, आगे दिखा दूंगा अभी। तो एबने मॉरिशस जो है वो इसका सेक्रेटेरिएट, नोट कर लीजिएगा। तो आगे सचिवालय, सचिवालय कहां पर? एबने, एबने मॉरिशस। मॉरिशस नाम का देश है इंडियन ओशन के अंदर ही, तो उस देश में इसका सेक्रेटेरिएट है। इंडिया मेंबर है या नहीं किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपको सबसे पहले ये बात जाननी जरूरी है कि क्या इंडिया मेंबर है? बिल्कुल है। इंडिया चूंकि इंडियन ओशन के अंदर हमारा भी पार्ट आता है, रिम का पार्ट है हम, इस वजह से इंडिया मेंबर है। तो एक नोट बना के साथ में लिख लीजिएगा, भारत सदस्य है। ये 3-4 फैक्ट हमने जाने। क्या? सबसे पहले तो श्रीलंका इसकी अगले 2 सालों के लिए अध्यक्षता करने वाला है। अभी कौन था? बांग्लादेश। श्रीलंका अगले 2 सालों के लिए अध्यक्षता करेगा। सचिवालय कहां पे? मॉरिशस के अंदर है, एबेने। तो मॉरिशस याद रखिएगा, एबेने की जरूरत नहीं है आपको, इतना ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा स्थापना कब हुई है? 1997, 1997। और एक और फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है कि भारत क्या इसका सदस्य है? बिल्कुल, भारत इसका सदस्य है। अगला, इसके बाद हम लोग इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में थोड़ी और बातें जानते हैं। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल है, कि अलग अलग देशों की। इंटर मतलब मैंने कल आपको पिछली क्लास में बताया था, इंटर और इंट्रा का फर्क। इंट्रा मतलब एक देश के भीतर, और इंटर का मतलब अलग अलग, 2 देश 3 देश या इससे भी ज्यादा देश एक प्लेटफॉर्म के पार्ट हो अगर, तो हम लोग उसको बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म। तो ये वाला इंटर गवर्नमेंटल है क्योंकि भारत है इसका मेंबर, और भी आस पड़ोस के बहुत से देश इसके मेंबर्स हैं। एम क्या है, उद्देश्य क्या है इस संस्था को बनाने के पीछे का? टू स्ट्रेंथन द रीजनल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इन इंडियन ओशन रीजन। हिंद महासागर का जो क्षेत्र है उसमें एक
जो सहयोग का वातावरण बनाना, जो जो इसके पड़ोसी देश हैं हिंद महासागर के ऊपर जिनकी सीमाएं लगती है जिन देशों की, उनके बीच में आपसी सहयोग बढ़ाना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, ये सब आपको याद रखने की, रटने की जरूरत नहीं है, ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। इंडियन ओशन के अंदर कोई बॉडी बनाई गई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑब्वियस सी बात है कि उसका उद्देश्य होगा सहयोग, ऑब्वियसली होगा। अगर कोई भी अगर मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है जिसमें दो या दो से ज्यादा देश अगर साथ में आके जुड़ रहे हैं, तो का मेन उद्देश्य तो उनके सहयोग को बढ़ाना ही है। तो सीधी सी बात है, ये सब आप रटने मत बैठिएगा, ना ही नोट्स में घुसाने की इनको जरूरत है, क्योंकि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बात कर रहे हैं इस वजह से ये इधर डाल दिया। बाकी मेंस का जो आपका पेपर होता है ना, चाहे वो आरएएस का मेंस हो या यूपीएससी मेंस हो या किसी और भी स्टेट के पीसीएस का मेंस हो, वहां पे आपको ये सब सारी चीजें काम आती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है। तो वो एम, ये जेनेरिक सी लैंग्वेज है, आपको वैसे भी याद रह जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ इसको फालतू में नोट्स में घुसा के आप अपना सरदर्दी जो है वो बढ़ाएंगे नहीं। आगे नोट करिएगा एक चीज, ये जरूर इंपॉर्टेंटली नोट कीजिएगा कि वर्तमान में 23 सदस्य हैं, 23 सदस्य देश हैं आईओआरए के। तो आईओआरए के वर्तमान में 23 सदस्य देश हैं 23, और 11 डायलॉग पार्टनर्स हैं। ये जिस तरह से आपको कल बताया था एसोसिएट नेशंस क्या होते हैं किसी भी संस्था के लिए, कि जो मेन फुल टाइम इसके सदस्य नहीं हो, एक उधर इधर उधर के और पार्टनर्स हो जाते हैं, तो वो 11 ऐसे सदस्य हैं। और ऑल सॉवरेन स्टेट्स ऑफ इंडियन ओशन रिम आर एलिजिबल फॉर मेंबरशिप ऑफ द एसोसिएशन। ये इंपॉर्टेंट बात है, जो भी सोवरेन देश हैं, सोवरेन मतलब संप्रभु, कि जो देश अपना डिसीजन खुद लिया करते हैं, ऐसे देश, तो ऐसे जो भी देश जिनकी सीमाएं इंडियन ओशन से लगती है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के सदस्य बनने के लिए पात्र है, वो बन सकते हैं, एलिजिबल है। तो नोट करिएगा, बस ये दिमाग में रखिएगा ये बात, क्योंकि नाम से स्पष्ट हो रहा है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, तो इंडियन ओशन के साथ जिन जिन देशों की बाउंड्री लगेगी वो पात्र है। अगला एक और फैक्ट लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिएगा और जरूर जरूर लिख लीजिएगा। ना तो पाकिस्तान ना ही म्यांमार, दोनों की सीमाएं आती है इधर इंडियन ओशन तक, लेकिन दोनों के दोनों सदस्य नहीं है। अब इंडियन ओशन में मैं सबको गिन रहा हूँ, ये बे ऑफ बंगाल और हमारा अरेबियन ओशन, अरेबियन सी जो हो गया, वहां तक मैं इसका एक्सटेंशन ले रहा हूँ कि जो वाटर बॉडी है, मैप में आपको क्लियर कट दिखेगा। तो म्यांमार की बॉडी, चूंकि म्यांमार इधर तक आता है, तो म्यांमार आता है लेकिन सदस्य नहीं है। सिमिलरली पाकिस्तान अरेबियन सी के साथ बॉर्डर आता है पर सदस्य नहीं है। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये फैक्ट नोट कर लीजिए। पाकिस्तान और म्यांमार भारत के पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान और म्यांमार आईओआरए के सदस्य नहीं है। लिख लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा अलग से, आईओआरए के सदस्य नहीं है। ये जो दो देश मैंने बताए हमारे पड़ोसी देश हैं, बड़े न्यूज में रहते हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। भारत सदस्य है या नहीं? बिल्कुल है, पिछली पेज पे आपको बता चुका हूं कि भारत सदस्य है, लेकिन पाकिस्तान नहीं है, म्यांमार नहीं है। एक और फैक्ट लिखा है, फ्रांस जो है वो लेटेस्ट मेंबर है, फ्रांस इसका लेटेस्ट मेंबर है। अब आप बोलोगे सर ये तो इंडियन ओशन रिम से तो लगता ही नहीं लगता, लेकिन अब बात यह है कि मैंने ये बोला ना कि ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा, एक्स्ट्रा भी देश हो सकते हैं। तो फ्रांस इसका लेटेस्ट मेंबर रहा है, फ्रांस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का लेटेस्ट मेंबर है। इस तरह के फैक्ट आपको याद रखने हैं। फ्रांस सदस्य है, लिख लो, लेटेस्ट मेंबर है, सबसे नवीनतम सदस्य आईओआरए का कौन है? फ्रांस है। इसके अलावा चेयर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इलेक्ट द चेयर ऑफ द एसोसिएशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। पिछली स्लाइड में भी बात की थी कि जो सभापति, जो अध्यक्ष होगा, जो देश 2 साल के लिए अध्यक्ष होगा, तो नोट कर लीजिए 2 साल के लिए अध्यक्षता अलग अलग देशों के बीच में रोटेट होती रहती है। पहले बांग्लादेश था अभी तक, अब आगे के 2 सालों के लिए श्रीलंका ये अध्यक्षता पे अब काबिज रहेगा। क्या आगे लिखा हुआ है? बांग्लादेश चेयर्स आईओआरए एपेक्स बॉडी COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसकी पिछले पेज पे बात की थी, फॉर 2021 to 2023, व्हाइल इंडिया हेल्ड इट ड्यूरिंग 2011 to 2013। मुद्दा क्या है? सीधा लिखा हुआ है, वही पिछले पेज वाली बात, कि बांग्लादेश जो था वो इसको चेयर कर रहा था 2021 से 23 तक के साल के लिए, और इसके बाद आगे 2 सालों के लिए 23 से 24, 24 से 25 के लिए श्रीलंका इसका अध्यक्षता करने वाला है। वो पिछले पेज पे आप लिख के आए। एक इंपॉर्टेंट चीज नीचे लिखी थी कि 2011 से 2013 तक भारत इसकी अध्यक्षता कर चुका है। तो भारत ने कब की थी लास्ट अध्यक्षता? 2011 से 2013 तक। तो ये आप कहीं पर फैक्ट नोट कर लीजिएगा कि भारत इसका अध्यक्ष रह चुका है, 2011 से 13 तक आईओआरए का अध्यक्ष रह चुका है।
तो नोट कर लीजिएगा ये लाइन भी कि 2011 से 13 तक लेटेस्ट हम लोग लास्ट टाइम हम लोग जो इसके अध्यक्ष रहे थे वो ये साल था। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा IORA का एक मैप मैं इधर लेके आया हूँ कि पुराना मैप है, शायद इसके अंदर लेटेस्ट सारे कंट्रीज नहीं है बट मेजर कंट्रीज आपको IORA के अराउंड जो है वो दिख रहे हैं। कौन कौन से आपको दिख रहे हैं? दिख रहा है साउथ अफ्रीका सदस्य है, उसके अलावा मोजाम्बिक, मेडागास्कर, मॉरिशस, ये वो देश पीछे आपको बताया था जहां पर इसका हेडक्वार्टर है। तो मैंने आपको अभी जस्ट पीछे बताया था कि हेडक्वार्टर कहां पर है, मॉरिशस में है। हमने बात की थी इसका सचिवालय, सेक्रेटेरिएट IORA के इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की मॉरिशस में है। ये भारत और ये हमारे अराउंड इंडियन ओशन, इस पार्ट को हम लोग बोल देते हैं अरेबियन सी, और ये वाला बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर। ये सारा का सारा जो ये इंडियन ओशन का पार्ट बोला जा रहा है कि इसका एक्सटेंशन इधर तक ले रहा हूं। तो ये जो देश हैं वो आपको दिख रहे हैं, सदस्य हैं। एक जो इंपॉर्टेंट बात मैंने उधर आपको बोली थी कि पाकिस्तान सदस्य नहीं है, पाकिस्तान है इधर, तो पाकिस्तान सदस्य नहीं है। उसके अलावा एक इधर देश जो था म्यांमार, म्यांमार भी सदस्य नहीं है। तो नोट करके रखिएगा अपने नोट्स के अंदर, मैप इसीलिए दिखा रहा हूं ताकि चीजें याद रहे। कौन कौन से देश सदस्य हैं सारे याद रखने की जरूरत नहीं, बस एक बार ये रफ डायग्राम जो है ये अपने दिमाग में थोड़ा देख लीजिए। अगर हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा और ये स्क्रीनशॉट आपके फोन में सेव रहे, अपने नोट्स के बीच में डाल लीजिए। IORA मैप जो है ये आपके फोन के अंदर सेव है, या कुछ भी अपने लिए। अब जैसे देखो कई बार थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करनी होती है, अपने फोन में ही टेलीग्राम में एक अपना खुद के साथ एक ग्रुप बना लीजिए, एक आधे दोस्तों के साथ। उसके अंदर आज के करंट अफेयर से संबंधित कोई मैप जो था वो उसमें पोस्ट कर दीजिए कि आपको बाद में झंझट नहीं रहे कि इस तरह की चीजें फोन में वापस ढूंढने बैठेंगे। टेलीग्राम चैनल पे आपको अपने दिख जाएगी खुद पे, कोई भी टेलीग्राम चैनल या खुद की चैट हो, ऐसे इस तरह की चीजों में आप करिए ये काम। थोड़ी स्मार्ट स्टडी करिए, टाइम के साथ इंप्रूव हो जाइए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी PDF अपनी पढ़िए अपनी टेलीग्राम चैनल पर, जब चाहो तब रेफर कर सकते हो। इन देशों के नाम याद रखिएगा, ये लोकेशंस देख लीजिए। कॉमरोस नाम का एक आइलैंड नेशन इधर है अफ्रीका महाद्वीप के इस तरफ, ये पूरा आपको दिख रहा होगा, उम्मीद है अफ्रीका महाद्वीप है ये अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप इसकी जो सीमावर्ती देश हैं आप देख रहे हो, जो इंडियन ओशन से जिनकी सीमा लगती है, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया, केन्या, सोमालिया, यमन, ओमान, UAE है इसका मेंबर, और ईरान लिखा हुआ है ऊपर आगे। नोट करिएगा, ये मैंने ऊपर से थोड़ा सा मैप कट हो गया स्पेस की वजह से, इंडिया का भी मैप थोड़ा सा ऊपर रह गया है इसमें। ईरान, इंडिया सदस्य है, पाकिस्तान नहीं है, अलग से लिखा है मैंने। बांग्लादेश नहीं है सदस्य, वो भी लिखा है। थाईलैंड, सॉरी बांग्लादेश सदस्य है। ये जो म्यांमार है ये सदस्य नहीं है, बांग्लादेश अध्यक्षता कर रहा था अभी इसकी, बांग्लादेश अध्यक्षता कर रहा था, और श्रीलंका अगला अध्यक्ष होने वाला है। सेक्रेटेरिएट कहां पर है? इधर है, मॉरिशस में। बांग्लादेश है, थाईलैंड है, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश IORA के इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के सदस्य रहेंगे। आगे चलते हैं, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिएगा। हेडक्वार्टर कहां पर है IORA का? मॉरिशस में है। सदस्य कौन से देश नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस इंडियन ओशन रिम पर। ये मैप आपको नॉर्मली याद रह ही जाता है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि इंडियन ओशन के जो रिम है, ये जो बाउंड्रीज है, इसके सारे ऑलमोस्ट सारे सदस्य हैं। ये वाला नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, म्यांमार नहीं है इसका सदस्य। आगे बढ़ते, 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम। अप्रेजल क्या होता है? हम लोग बोलते हैं कि प्रमोशन होना, थोड़ी पदोन्नति होना, पैसा बढ़ना, थोड़ा सैलरी बढ़ना, ओहदा बढ़ना, अप्रेजल कहलाता है। ये 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम इंडियन नेवी लेकर आ रही है। ये इंडियन नेवी ने अनाउंस किया है कि 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम लेके आ रही है। अब है क्या ये अप्रेजल सिस्टम? 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, आप पहले सुनिए ये क्या है। कि अपनी जो इवैल्यूएशन है प्रमोशन के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि पदोन्नति के लिए, ओहदा बढ़ाने के लिए ये 360 डिग्री इवैल्यूएशन चालू हो गया है, 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम। जरूरत क्यों थी? पहली बात तो जरूरत इसलिए थी कि जो अभी प्रेजेंटली अभी क्या चल रहा था कि पीरियोडिक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स जाती थी कि जो सीनियर ऑफिसर्स की, मान लीजिए मैं नेवी में एक ऑफिसर हूं, मेरा जो सीनियर है उसकी मर्जी पे मेरी पदोन्नति होती थी। नॉर्मली अपने ऑफिसर्स में, अपने अराउंड हम लोग देखते हैं कि ऐसे ही हो रहा है कि आपका जो बॉस है वो तय करता है कि आपकी पदोन्नति, आपका प्रमोशन, आपका अप्रेजल होगा या नहीं। पर कई जो प्रोग्रेसिव वर्क एनवायरमेंट्स है वहां पर ये चीज अब देखने को मिली है। इंडियन नेवी भी अब वही चीज ला रही है कि जरूरी नहीं कि आपका बॉस ही आपकी तय करेगा प्रमोशन, क्योंकि जब बॉस तय करेगा तो आप बॉस के हित में काम करोगे ना, बेसिकली कि बॉस को खुश रखने की कोशिश करोगे। अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ आप हो सकता है कि अच्छे से पेश नहीं आ रहे हो, जो आपके अधीन काम कर रहे हैं,
आपसे भी नीचे, क्योंकि हायरार्की होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि कोई एक डायरेक्टर होगा, कोई एक उसके अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, कोई उसके अलावा और कोई छोटे लेवल पे, और उसके बाद और छोटे लेवल पे, वहां से लेकर जाते जाते एकदम आप लास्ट पे हेल्पर टाइप की एक पोस्ट और होती है वहां तक। तो इन सारी डिग्री ऑफ जो ये हायरार्की है, इसमें आपका बॉस जब आपके लिए तय कर रहा है कि आपको प्रमोशन मिलेगा या नहीं, तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखोगे कि आपकी बॉस की कंफर्ट क्या है। नेवी अब एक नया सिस्टम ला रही है कि 360 डिग्री अप्रेजल होगा, सिर्फ बॉस तय नहीं करेगा, ठीक है, सीनियर्स तय करेंगे, लेकिन सीनियर्स के साथ जूनियर्स से भी फीडबैक लाया जाएगा। मतलब एक ऑफिसर अगर पदोन्नति चाहता है तो ना सिर्फ उसे अपने बॉस की जो इंटरेस्ट है उनका ख्याल रखना है, बल्कि अपने जो सबॉर्डिनेट्स है उसके अधीन भी जो लोग काम कर रहे हैं उनके भी अच्छे के बारे में सोचना पड़ेगा, या उनकी कंफर्ट के बारे में भी सोचना पड़ेगा, कि वो लोग फीडबैक देंगे, उस फीडबैक के बेसिस पे इस ऑफिसर की पदोन्नति तय होगी। उम्मीद है कि ये जो मैंने सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आया होगा। याद क्या रखना है एक फैक्ट कि 360 डिग्री अप्रेजल कौन लेकर आ रहा है, अभी किस गवर्नमेंट भारत के अंदर कौन से अभी बॉडी जो है वो इंट्रोड्यूस कर रही है, इंडियन नेवी जो है ये 360 डिग्री अप्रेजल लेकर आई। क्या है 360 डिग्री अप्रेजल, मैंने सिंपल वर्ड में आपको बता दिया। पहले वाले सिस्टम की प्रॉब्लम यही थी, टॉप डाउन अप्रोच था, जब आपका बॉस तय कर रहा था कि आपका प्रमोशन होगा या नहीं, तो ये टॉप डाउन अप्रोच है कि टॉप से, सामने से, ऊपर से आपका जो बॉस है वो तय करेगा कि आपका प्रमोशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऐसे केस में होता यह है कि इस टॉप डाउन अप्रोच में आप बस उसके इंटरेस्ट का ख्याल रखोगे। तो जो स्टूडेंट्स नोट कर रहे हैं उनको उनके लिए बोल देता हूं कि बस एक इतना नोट करिएगा कि 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम कौन लेकर आ रहा है, भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना या इंडियन नेवी इंट्रोड्यूस कर रही है, बस इतना रखिए। उसके अलावा है क्या ये, वो मैंने इधर जैसे कि आपको सिंपल शब्दों में पहले बता ही दिया। इस नए सिस्टम के अंदर ऑफिसर्स बीइंग कंसीडर्ड फॉर प्रमोशन विल बी अंडरगोन अ पीयर रिव्यू बाय देयर कलीग्स एज वेल एज सबऑर्डिनेट्स। पीयर रिव्यू होगा। पीयर रिव्यू का मतलब कि जो आपके साथी संगी हैं, आपके सेम लेवल पे हैं, वो लोग भी फीडबैक देंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि आपके कॉलीग्स एज वेल एज योर सबऑर्डिनेट्स, ये लोग इनपुट देंगे, ये फीडबैक्स देंगे, जिससे ये अप्रेजल जो है ये तय होगा। तो इनके फीडबैक में क्या पूछा जाएगा? इट कंप्राइजेज अ स्पेक्ट्रम ऑफ क्वेश्चंस कवरिंग एस्पेक्ट्स लाइक प्रोफेशनल नॉलेज, आपको अपने प्रोफेशन की नॉलेज, अपने पेशे की कितनी नॉलेज है, लीडरशिप एट्रीब्यूट्स, क्या लीडरशिप क्वालिटीज आप में है, क्या सुटेबिलिटी है वॉर या कमिश्निंग के लिए, क्राइसिस के जो सिचुएशन होती है, वॉर कमिश्निंग अगर आपकी हो जाए तो क्या आप उसके लिए सुटेबल है। ये सारी चीजों पे फीडबैक आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके जो कॉलीग्स हैं वो सारे देंगे। उस बेसिस पे तय होगा कि आप आगे बढ़ने वाले हैं या नहीं। ये कांस्टेंट फीडबैक मैकेनिज्म चलेगी। जो अब देखो प्रोग्रेसिव तो है, सिर्फ बॉस को खुश रखना जरूरी नहीं है, अपने सबऑर्डिनेट्स का, अपने एक वर्क एनवायरनमेंट में सबको खुश रखना, सबको साथ लेके चलना, सबके कंफर्ट, सबके हितों के बारे में सोचना, ये ज्यादा जरूरी है। आपको बस एक लाइन याद रखनी है कि 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम कौन ला रहा है, भारतीय नौसेना लेकर आई है। और ये पूरी की पूरी कहानी मैंने इधर लिखी हुई है, जिसको अभी भी इन सिंपल वर्ड्स में समझ नहीं आया हो तो वो इनमें से कुछ नोट ले लेना, वीडियो को पॉज करके अपना शॉर्ट नोट बना लीजिएगा, वीडियो पॉज करिए, जिनको हिंदी में लिखना है ये सारी जो भाषा मैंने बोली उसी को अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, आपको याद आ जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जिलैंडिया रिसेंटली न्यूज में था, क्या है ये जिलैंडिया? नाम थोड़ा सा हो सकता है आपने पहले भी सुना हो, बाकी न्यूजीलैंड आप एक देश सुनते हो उससे संबंधित है, बिल्कुल है, उस एरिया से, ज्योग्राफिकली उस एरिया से संबंधित है जिलैंडिया। ये बोला जा रहा है कि अर्थ फॉरगॉटन एथ कॉन्टिनेंट, पृथ्वी का भूला बिसरा 8वां महाद्वीप। लोग 7 महाद्वीप अभी भी जानते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सातों के सातों महाद्वीपों के नाम लिखिए, मैं अब इधर नहीं लिखने वाला हूँ, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो 7 महाद्वीपों के नाम आपको पता है, नहीं पता है तो जाके पढ़िए, अपनी ज्योग्राफी के बेसिक्स क्लियर कीजिए, ये बहुत ही बेसिक हो गया। तो उन महाद्वीपों के नाम आप याद रखिएगा। 8वां भूला बिसरा महाद्वीप इसको बोला जा रहा है जिलैंडिया को, क्योंकि इंटरनेशनली कुछ रिसर्चर्स ने रिसर्च की है और इन्होंने एक मैप क्रिएट किया है जिलैंडिया का। जिलैंडिया 8th फॉरगॉटन कॉन्टिनेंट, तो नोट कर लीजिए ये जिलैंडिया। इसके बाद लिख लीजिएगा पृथ्वी का 8वां भूला बिसरा महाद्वीप, पृथ्वी का 8वां भूला बिसरा महाद्वीप। हिस्टोरिकली इंफॉर्मेशन जो है इससे संबंधित कि 83 मिलियन ईयर्स अगो द सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना वाज पुल्ड अपार्ट।
कि आप ज्योग्राफी के अंदर जब बेसिक स्टार्ट करते हो तो उसके में पृथ्वी कैसे बनी और वो सब पढ़ते हो, तब महाद्वीपों के जो बनने की कहानी आप पढ़ते हो, उसमें अल्फ्रेड वैगनर की थियरी पढ़ते हो, एक प्रोसेस पढ़ते हो कि एक गोंडवाना लैंड था, एक अंगारा लैंड था, अंगारा को लॉरेंशिया भी बोला जाता था। ये दोनों अलग अलग, ये दोनों प्लेट्स अलग हुई जिससे अलग अलग महाद्वीप बनने लगे, बीच में पानी आ गया, समंदर बन गए, वो सारी कहानी आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो। तो वहां से इस ज़ीलैंडिया भी बना था और इट रिजल्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स एंड आल्सो विद द क्रिएशन ऑफ ज़ीलैंडिया। सेम बात बोलिए कि ज़ीलैंडिया भी बना था, लेकिन ज़ीलैंडिया दिखता नहीं अपने को। क्यों? क्योंकि वो पानी के साथ नीचे धस गया, पानी के अंदर धस गया। ज्योग्राफिकली फिनोमिना क्या हुआ कि बाय अप्रोक्सीमेटली 23, ओरिजिनली था वो 83 मिलियन ईयर्स अगो, जब वो जो थियरी आई थी कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड जो थे वो अलग अलग हुए। ये ज्योग्राफी के बेसिक्स है, तो मैं इधर कुछ लिख नहीं रहा, बस आपको बता रहा हूँ। जाकर अपनी ज्योग्राफी पढ़िए, अगर आपको इश्यूज है इसमें ज्योग्राफी पढ़िए, क्योंकि इस क्लास के साथ प्रॉब्लम यही है कि करंट अफेयर्स की क्लास को मैं और ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकता, ज्योग्राफी इधर पढ़ाने नहीं बैठ सकते। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे बात की जाए कि कैसे महाद्वीप बने, कैसे महासागर बने, तो कमेंट करिएगा, हम लोग सेपरेट वीडियो ले आएंगे, उसके अंदर अलग अलग थियरीज जो है इनके फॉर्मेशन की, उनके ऊपर बात कर लेंगे। इधर के लिए अभी हुआ ये कि पहले ओरिजिनली वो जो गोंडवाना और अंगारा लैंड अलग अलग हुए, उससे बन तो गए थे ये महाद्वीप 23 मिलियन ईयर्स अगो। द लैंड मास में हैव कंप्लीटली सबमर्ज्ड, लगभग 23 मिलियन, मिलियन का मतलब 10 लाख, तो लगभग इतने 23 मिलियन साल पहले हुआ ये कि ये जो ज़ीलैंडिया का महाद्वीप था, जो 8वां महाद्वीप हम बोल रहे हैं, वो अंदर सबमर्ज हो चुका था, धस चुका था, पानी में धस चुका था। और करंटली 94% ऑफ इट इज अंडर द सी एंड द रिमेनिंग 6% इज व्हाट वी आइडेंटिफाई एज न्यूजीलैंड। बस नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि न्यूजीलैंड जो देश को हम लोग देखते हैं, एक छोटा सा आइलैंड सा देश अपने को दिखता है ऑस्ट्रेलिया के पास में, वो न्यूजीलैंड जो है वो इसका सिर्फ 6% है, इसका 94% पार्ट सबमर्ज्ड है पानी में, वही ज़ीलैंडिया कहला रहा है। क्योंकि पानी के अंदर चला गया, इसलिए इसको मेन स्ट्रीम हम लोग सीधा सीधा महाद्वीप नहीं बोलते, पर ये पानी के नीचे धंस चुका है। इसका मैप एक क्रिएट किया गया है रिसेंटली, वो आप इधर देख सकते हो। उम्मीद है कि आपको क्लियर कट विजिबल होगा ये, कि नॉर्मल ये वाला मैप आप पहले ये देखिए, ये वाला मैप क्या है, ऑस्ट्रेलिया, छोटा सा न्यूजीलैंड आपको दिखता है, इधर ये पपुआ न्यू गिनिया नाम का देश, और ये आपको देश दिख रहे हैं। उम्मीद है कि ये सब क्लियरली विजिबल है आपको, ये नॉर्मल मैप आपको दिखता है। अब ये जो न्यूजीलैंड आपको दिख रहा है, ये सिर्फ जैसा कि यहां पर बताया कि सिर्फ 6% है व्हाट वी सी, ये सिर्फ 6% है। इसका 94% भाग पानी के अंदर धसा हुआ है, जैसे ये रहा नॉर्मल ये न्यूजीलैंड, ये वो 6% भाग, इसका इतना भाग जो है ये पानी के अंदर और है। ये जो अगला एक्स्ट्रा पार्ट है, ये 94% पार्ट ये ज़ीलैंडिया कहलाता है। ठीक है, तो बस इंफॉर्मेशन के लिए आपके ये मैप डाला गया था, बाकी इग्नोर कर सकते हो आप, बस ये याद रखिएगा कि ज़ीलैंडिया ही है वो 8वां भूला बिसरा महाद्वीप। आगे बढ़ते, रेड रम्प्ड हॉकलेट, क्या है रेड रम्प्ड हॉकलेट? ड्रैगन फ्लाई की स्पीशीज है। इस तरह के स्पीशीज के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं पेपर में कई बार, इस वजह से इसको डाला गया है। तो नया एक रिसर्चर्स ने फाउंड किया है, डिस्कवर हुई है ये रिसेंटली, ड्रैगन फ्लाई स्पीशीज है, तो नोट कर लीजिए बस, रेड हम्प्ड हॉकलेट। रेड हम्प्ड हॉकलेट क्या है? सिंपल आप नोट कर सकते हो इसके लाइन की, ड्रैगन फ्लाई की स्पीशीज है। ड्रैगन फ्लाई की एक नस्ल है, कहां से मिली है? वायनाड से मिली है। वायनाड कहां पर है? केरल में है। वायनाड केरल में है, फेमस है वायनाड, इसलिए पॉलिटिकली न्यूज में था। राहुल गांधी, अपोजिशन पार्टी कांग्रेस, जो मतलब मेनली भारत की सबसे पुरानी पार्टी में से, कांग्रेस के कर्ता धर्ता के रूप में जाने जा रहे हैं, कांग्रेस के चेहरे के रूप में जाने जा रहे हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ लीडर ऑफ अपोजिशन, क्योंकि नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन, वो कांग्रेस के चेहरे के रूप में इधर उधर घूमते हैं, कांग्रेस के सबसे अग्रणी नेताओं में गिने जाते हैं। उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी जो है वो वायनाड है, वायनाड केरल, केरल से वायनाड से सांसद है। तो वायनाड कहाँ पर है? केरल में, नोट कर लीजिएगा। वहां से ये स्पीशीज मिली है, और स्पेशल ये है कि वायनाड का एनवायरनमेंट ऐसी स्पीशीज और बड़ा हरा भरा सा एनवायरनमेंट, और वहां से जब ये स्पीशीज मिली है तो वायनाड के इस बायोडाइवर्सिटी प्लेट्यू को, बायोडाइवर्स है कि अलग अलग डाइवर्सिटी मिल रही है इधर इनमें, तो इस वजह से इसका जो साइंटिफिक नेम दिया गया है उसको आप नोट करिएगा, ये एपिथेमिस वायनाडेंसिस।
साइंटिफिक नेम है, इंग्लिश में ही नोट कर लीजिए क्योंकि वायनाड को रिलेट किया गया है, तो इस वजह से ये वायनाड का जो वेस्टर्न घाट के अंदर एरिया है, इसे इस स्पीशीज के, ड्रैगन फ्लाई की स्पीशीज के साइंटिफिक नेम में घुसाया गया है। तो ये नोट कर लीजिएगा, एपिथेमिस वायनाडेंसिस। साइंटिफिक नेम क्या है? एपिथेमिस वायनाडेंसिस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो वैज्ञानिक नाम नॉर्मली हम लोग नहीं याद रखते, बहुत बार इग्नोर भी करता हूं मैं, पर यहां पर रखना पड़ेगा क्योंकि वायनाड के नाम पे आ गया है। और एक स्पेशल नोट लगा के लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी क्या है? कि इंसेक्ट्स की स्टडी होती है बेसिकली, और ओडोंटा एक ग्रुप ऑफ स्पीशीज होता है, जूलॉजिकल ग्रुप ऑफ स्पीशीज। उसके लिए ओडोंटा ग्रुप की जो भी आप इंसेक्ट्स के बारे में, जिन भी कीड़ों के बारे में पढ़ते हो, तो इसे ओडोंटोलॉजी कहते हैं। तो ओडोंटा ग्रुप जूलॉजी का एक तरह के इंसेक्ट्स है ये, तो इंसेक्ट्स की इनकी जो स्टडी है वो ओडोंटोलॉजी कहलाती है। पेपर में पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न, जो चीजें पूछी जाती है उन्हीं को हम लोग इधर डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स में। तो याद क्या रखेंगे आप इस नाम के साथ? रेड रम्प्ड हॉकलेट क्या है? ये ड्रैगन फ्लाई की स्पीशीज है। ड्रैगन फ्लाई की स्पीशीज है, कहां पर मिल रही है अपने को? वायनाड में मिली है, केरला में। और वायनाड के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी पाई जा रही है, अलग अलग तरह की इस तरह की नस्लें मिल रही है, इस वजह से इस स्पीशीज का जो साइंटिफिक नेम है वो दिया गया है एपिथेमिस वायनाडेंसिस। तो वायनाड का नाम इसके अंदर घुसा दिया गया है। तो ये कुल मिला के कहानी आपकी इस ड्रैगन फ्लाई स्पीशीज की है। एक शब्द याद रखोगे, ये ओडोंटा ग्रुप की जो इंसेक्ट्स हैं उनकी स्टडी जो हम लोग करते हैं तो उसको ओडोंटोलॉजी कहते हैं। तो ओडोंटोलॉजी को भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। गाइडलाइंस आई है कुछ, किसके द्वारा आई है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए कंफ्यूजन क्या क्रिएट करता है, क्यों लेके आया मैं? आप बोलोगे सर ये तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ही लेके आएगी, और कौन लाएगा? और सिंपल सा करंट अफेयर है कि गाइडलाइन दी है कुछ, गाइडलाइन भी नहीं रटवाने वाला कि क्या गाइडलाइन, वो भी नहीं है। लेकिन पेपर में क्या होता है कि आपको कई बार पेपर में पूछ लेंगे ये कि प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन किसके द्वारा दी गई? पहला ऑप्शन लेकिन आपको दे दिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अगला दे दिया मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, फिर उसके बाद बोल दिया कि एक और कोई तीसरी मिनिस्ट्री दे दी, चौथी दे दी। आपको लगेगा कि माल न्यूट्रिशन के ऊपर बात हो रही है, पोषण के ऊपर बात हो रही है, सकता है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो, नहीं है। कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पेपर के अंदर आपका ब्रेन जो है वो कई बार इस तरह से सोचने लगता है, गलत आंसर मार्क कर दो। तो जो सिंपल करंट अफेयर दिखते हैं उनको भी एकदम छोड़ना नहीं है, इनको नोट करके रखिएगा अपने दिमाग में ये चीज कि प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, तो बच्चों में कुपोषण प्रबंधन प्रोटोकॉल कौन दे रहा है? ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार। नोट कर लीजिएगा ये साथ में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार, लिख लीजिए जो भी लिख रहे हो। कौन दे रहा है बस ये याद रखिएगा। हालांकि इसमें इनपुट जरूर लिए गए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से। तो ये नेशनल प्रोटोकॉल है फॉर मैनेजमेंट ऑफ मालनरिश्ड चिल्ड्रन एट द आंगनवाड़ी लेवल। आंगनवाड़ी लेवल पे कुपोषण के शिकार स्टूडेंट्स का मैनेजमेंट करने से संबंधित गाइडलाइंस है। तो ये भी नोट करिएगा कि आंगनवाड़ी स्तर पर कुपोषण का मैनेजमेंट करना है इसमें। नोट कर लीजिए अपने अगला पॉइंट, ये आंगनवाड़ी स्तर पर ये काम होगा। किसने ड्राफ्ट किया ये गाइडलाइंस? पहले बता ही चुका हूं मैं, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विद इनपुट्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये एक्स्ट्रा इनपुट्स जरूर दिए हैं, सुझाव दिए हैं, लेकिन गाइडलाइन दी किसने है? वो दी है बाल विकास एवं महिला मंत्रालय ने। सुझाव किसके लिए गए? वो स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए गए। The protocol is an integral aspect of मिशन पोषण 2.0। भारत सरकार का एक पोषण 2.0 मिशन चल रहा है। क्या है? कुपोषण के खिलाफ सरकार न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कराने के लिए बच्चों को अपना एक मिशन मोड पे काम कर रही है। मिशन पोषण 2.0 उसी का पार्ट है, उसी से इंटीग्रेट इसको किया जा रहा है। और इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट और आता है, बड़ी मदर। ये बड़ी मदर क्या है? नोट कर लीजिएगा सही, क्योंकि आपको ये इस तरह का पूछ लिया जाता है पेपर में कई बार। तो बड़ी मदर नोट करके लिख लीजिएगा। इसके अंदर होता क्या है कि एक आंगनवाड़ी सेंटर के ऊपर
हर तरह के बच्चे दिखेंगे कि जो हेल्दी बेबी है, जो स्वस्थ बच्चा है, उसकी माता एक अस्वस्थ कुपोषण के शिकार बच्चे की माता को कुछ हिदायतें देगी, कुछ सुझाव देगी, तो वो उसके लिए बड़ी मदर होगी। बड़ी मदर, बड़ी का मतलब क्या होता है कि साथी, संगी, तो बड़ी बन गई उसके लिए एक तरह से। तो वो आप नोट कर लीजिएगा। बड़ी मदर में क्या है कि स्वस्थ बच्चे की माता जो कुपोषित बच्चे की माता को सलाह देगी। हर हफ्ते होगा ये, और ये सबसे पहले असम में लाया गया था। तो सर्वप्रथम असम के अंदर ये बड़ी मदर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। सर्वप्रथम असम राज्य में बड़ी मदर का कॉन्सेप्ट जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। ये हमारे आज के करंट अफेयर्स थे। 5-6 टॉपिक्स हमने देखे, डिटेल में देखे, IORA के बारे में जाना। एक चीज आप नोट करके रखिएगा, अगर हो सके तो अपनी, अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए अलग से अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो, अपनी जो नोटबुक है उसके साथ में कुछ एक पॉइंट्स ऐड कर लीजिए। पिछली क्लास में हमने बात की थी IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, याद आ रहा होगा आपको। उसके अलावा OECD की बात की थी। मैंने बताया था कि IEA के सदस्य वही देश हो सकते हैं जो OECD के सदस्य हैं, भारत इन दोनों का सदस्य नहीं है। मतलब एक हमने बात की थी IAEA की, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये सारी बातें जो की थी, ये इंटरनेशनल बॉडीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको क्वेश्चन मिलते हैं और बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट है इनके। ज़्यादा सिरदर्दी मत लीजिए। करंट अफेयर के अंदर आप ये जब कवर कर ही रहे हैं तो इसको अपने IR के नोट्स के हिसाब से भी पढ़िए। अपने IR की अलग एक नोटबुक चला लीजिए जिसमें इस तरह की इंटरनेशनल बॉडीज आपकी रहेगी, ये सारी अपडेट करते जाइएगा। मैं करंट अफेयर में ये आपको बोल रहा हूँ, वादा वुदा नहीं करता मैं, जैसे बहुत से लोग करते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। पर हाँ, इतना जरूर कह रहा हूँ कि जो भी चीज़ न्यूज़ में है वो हम छोड़ेंगे नहीं। मोर और लेस ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है आप इकट्ठी पढ़ोगे कहीं पे, तब पढ़ने में दिक्कत होती है। एक एक करके करंट अफेयर में जिस दिन न्यूज में हो हम लोग करते रहेंगे। आप इसको अपने इंटरनेशनल रिलेशंस की IR की अपनी एक नोटबुक जो है उसके अंदर साथ में नोट करते रहिए, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये नहीं बोल रहा दावे के साथ कि हाँ कोई पेपर में आएगा ही आएगा, पर हाँ इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर पेपर में IR से कुछ टॉपिक्स आपके आते हैं, कोई भी किसी भी तरह का एग्जाम है, तो इंटरनेशनल बॉडीज जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है, सबसे अग्रणी टॉपिक हो जाती है उनके बारे में। चूंकि हम लोग डेप्थ में बात कर रहे हैं, मैप्स लेकर आ रहे हैं, मैप साथ में इंटीग्रेट कर ही रहे हैं, तो जब डिजिटल बोर्ड पे आप पढ़ रहे हो तो उसका फायदा भी उठाओ। मैप्स इधर मैं ला रहा हूँ, PDF आपके साथ रहती है। अपने नोट्स में छोटा सा एक नोट बना के लिख लीजिएगा, जब कभी आपको मैप की जरूरत पड़ेगी फोन में, फला फला PDF है। ये PDFs पे डेट भी मेंशन रहती है। मैं जब टेलीग्राम में पोस्ट करता हूँ तो उधर आपको ये मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पर जाके आप उसमें देख भी सकते हो, कि सर्च कीजिए बस टेलीग्राम पे जाकर, मान लीजिए आज 12 अक्टूबर है तो 12 अक्टूबर स्पॉटलाइट सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो ये इस तरह से आपको ये PDFs मिल जाएगी, ये मैप्स आपको मिल जाते हैं। तो पढ़ाई कर ही रहे हैं तो स्मार्ट स्टडी करिए। इंटरनेशनल रिलेशंस अलग से लंबा चौड़ा पढ़ने की, रटने की जरूरत नहीं है, इधर क्लास के साथ ही कवर हो रहा है। बहुत सी चीजें ऐसे कवर होगी। साइंस एंड टेक के कई कॉन्सेप्ट मैं इधर साथ में डिस्कस करता जा रहा हूँ। स्टैटिक जी के, जैसे कि नोबल हमने कंप्लीट डिस्कस किया है, सारी 6 की 6 कैटेगरीज के नोबल किसको मिले वो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। उसके अलावा नोबल के बेसिक्स जो थे कि 5 इसकी बेसिक ओरिजिनल कैटेगरीज थी, एक कैटेगरी बाद में ऐड की गई, क्या मिलता है, नोबल पुरस्कार कहाँ, कौन देता है, वो सारी बातें हम कर चुके। तो जब इतना एफर्ट डाला जा रहा है तो अपना थोड़ा सा प्रोग्रेसिव वे में इसको लेकर चलिए। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। और ये जो PDF है हमारे इस पूरे के पूरे आज के लेक्चर की, ये भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। सृष्टि क्लासेस नोहर हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जाइए आपको PDF मिल जाएगी। विदाउट स्पेस है, ये ध्यान रखिएगा। जाइए और टेलीग्राम चैनल से ये PDF लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिनके अंदर इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट मैंने खुद ने तैयार की है। उसके अलावा इंडियन हिस्ट्री मैंने तैयार की है, नितिन सर का इंडियन पॉलिटी है, रजत सर ने पॉलिटी तैयार कर रखी है, इधर CP सर ने मैथमेटिक्स के आपको पोर्शन दे रखे हैं, प्रवीण सर का रीजनिंग पढ़ा है। तो वो सारे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उन प्लेलिस्ट को भी रेफर कीजिए, जो चीज़ आपके काम की हो उसे उठाइए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।